साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हज़रात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। आज का ये वीडियो काफ़ी अहम है। ये वीडियो उर्दू अदब का है, जो कि यूपी टीजीटी, DSSB टीजीटी, NVS, इसी तरह अदरवाइज़ आप उर्दू किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं जहाँ पर हायर लेवल पर उर्दू पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी अहम है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दास्तान बागो बहार। तो दास्तान बागो बहार के बारे में पढ़ेंगे और इसके मुसन्निफ़ यानी कि मीर अमन देहलवी के बारे में पढ़ेंगे, और दास्तान बागो बहार का मरकज़ी किरदार पढ़ेंगे, मुकम्मल ख़ुलासा पढ़ेंगे और कुछ अहम अहम नुक्कात को भी जानेंगे, यानी अहम अहम पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी अहम होने वाला है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दास्तान सब्रस के बारे में। दास्तान सब्रस में हमने ये पढ़ा कि ये दास्तान जो है उसको लिखने वाले हैं कौन, तो मुल्ला वजी, और मुल्ला वजी ने इस दास्तान को 1635 में लिखा था। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिन आपके क्लासेस बंद थे, थोड़ी सी मजबूरी है मेरी इस वजह से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके क्लासेस रेगुलर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जी। चलिए क्या पढ़ेंगे, दास्तान बागो बहार। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस दास्तान को किसने लिखा। तो सबसे पहले साथियों याद रखिएगा नाम, दास्तान बागो बहार को मीर अमन ने लिखा। इनका असल नाम है मीर अमन, और तखल्लुस ये क्या करते थे, लुत्फ़। आपको तखल्लुस पूछा जाता है, याद रखिए क्या करते थे, तखल्लुस, लुत्फ़। पैदाइश जो है इनकी 1732 ईस्वी में हुई थी, दिल्ली के अंदर इनकी पैदाइश हुई, और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में इनकी क्या हो गई है, वफ़ात हो गई। याद रखिएगा, दिल्ली में पैदा हुए, कलकत्ता में इनकी वफ़ात हुई। ध्यान दीजिए, मीर अमन की मुलाकात मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, क्या कहा जा रहा है कि मीर अमन की मुलाकात मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट से फोर्ट विलियम कॉलेज में करवाई थी। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा देश भारत जो है वो तो 1947 में आगाज़ हुआ, ये आज़ाद हुआ। तो उससे पहले यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, तो ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पर थे तो उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी वो यहाँ के लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ के लैंग्वेज वो लोग नहीं जान रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए उन लोगों ने साथियों क्या किया, कलकत्ता के अंदर, कहाँ पर, कलकत्ता में उन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज नाम से खोला। क्या खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज नाम से खोला, और इस कॉलेज की उन्होंने स्थापना की यानी कायम किया 1800 ईस्वी में। फिर इसी कॉलेज को उन्हीं लोगों ने 1854 में इसको बंद कर दिया गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो इस कॉलेज में इसका काम था कि जो हिंदुस्तानी ज़बान में किताबें थी, जो फ़ारसी में, उसको हिंदुस्तानी ज़बान में क्या ट्रांसलेट करना, और इसका मकसद था अंग्रेज़ों को साथियों हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना, और हिंदुस्तानी में उर्दू और हिंदी दोनों आता है। तो मीर अमन की जो मुलाकात है मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी, इन्होंने साथियों, और उस फोर्ट विलियम कॉलेज के सदरुल मुदर्रिसीन थे डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। तो डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट से किसने कराई थी मीर अमन की मुलाकात, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी ने, ठीक है। मीर अमन देहलवी 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी ज़बान में 40 रुपया माहना तनख्वाह बहैसियत मुकर्रर हुए। यानी जब उनकी मुलाकात हुई तो वहाँ पर यह तय पाया कि जी आपको रखा जाएगा, 40 रुपया आपको महीना मिलेगा, और मुंशी के ओहदा पर मीर अमन की बहाली हुई। कहाँ पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और 5 साल के बाद 1806 ईस्वी में क्या हुआ कि मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या हो गए, सुबुकदोश हो गए, यानी रिटायर कर गए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, मीर अमन देहलवी ने 2 किताबें फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी, यानी 2 किताबें इनकी बहुत ही फेमस थी, और वहाँ में भी मतलब कि फोर्ट विलियम कॉलेज की भी ये किताब बहुत फेमस है। पहली किताब जिसका नाम है बागो बहार, 1802 ईस्वी में इस किताब को लिखा,
और बागो बहार जो किताब है ना, जो तर्जमा है क़िस्सा चहार दरवेश का। क़िस्सा चहार दरवेश एक फ़ारसी किताब है। कैसी किताब है? फ़ारसी किताब है। इसका उर्दू तर्जमा मीर अमन ने लिखा बागो बहार के नाम से। दूसरी किताब जो है ना वो गंजे खूबी है। गंजे खूबी 1802 ईस्वी में इसको भी उन्होंने लिखा। ये किताब मुल्ला वाज हुसैन काशफी की लिखी हुई फ़ारसी किताब अखलाक़ मुहसनी का उर्दू तर्जमा। याद रखिएगा कौन सी किताब है? अखलाक़ मुहसनी का उर्दू तर्जमा। याद रखिएगा। तो गंजे खूबी जो किताब है ना, ये अखलाक़ मुहसनी फ़ारसी किताब है। क्या? फ़ारसी किताब है। इसी का उर्दू तर्जमा गंजे खूबी है। और क़िस्सा चहार दरवेश फ़ारसी किताब, इसी का उर्दू तर्जमा बागो बहार है। ये दो किताबें मीर अमन देहलवी ने साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी थी। उसके बाद आगे आता है जदीद उर्दू नस्र का आगाज़ बागो बहार से होता है। और मीर अमन के बयान के मुताबिक उन्होंने बागो बहार को 1801 ईस्वी में तहरीर करना शुरू किया और 1802 में ये किताब पाया तकमील को पहुंची और तारीख़ी नाम बागो बहार पड़ा। ये बहुत इख्तलाफ आपको पाया जाएगा कि किताब कब मुकम्मल हुई, क्या हुई, नहीं हुई, लेकिन उनके मुताबिक ये है कि 1802 में ये किताब मुकम्मल हो चुकी थी। पहली बार 1802 ईस्वी में इस किताब के 102 सफ़हात गिलक्राइस्ट के एक इंतखाबी मजमूए हिंदी मैनुअल में क़िस्सा चहार दरवेश के उन्वान से छपा। यानी उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो लोग भी चुनाव कराते थे, तो इंतखाबी जो मजमुआ था उसी के अंदर क़िस्सा चहार दरवेश के नाम से 102 सफ़ा इस किताब का साथियों छपा था पहली बार। कब छपा था? तो 1802 में। लेकिन बागो बहार के नाम से मुकम्मल किताब 1803 ईस्वी में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाया हुआ। कब हुआ था साथियों? 1803 ईस्वी में। कौन से प्रेस से? तो हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाया हुआ था। किस नाम से? बागो बहार के नाम से। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है क़िस्सा चहार दरवेश, यानी जो फ़ारसी किताब है। क़िस्सा चहार दरवेश किसने तहरीर फरमाई? सैयद मोहम्मद और जावेद निहाल का कहना है कि फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश को अमीर खुसरू ने लिखा। यानी अधिकतर लोगों का मानना है कि क़िस्सा चहार दरवेश को अमीर खुसरू ने लिखा, लेकिन मीर अमन के मुताबिक क़िस्सा चहार दरवेश अमीर खुसरू दिल्ली का है। यानी इनका भी यही मानना है। और ये क़िस्सा अमीर खुसरू ने अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को उस वक्त सुनाया था जब उनकी तबीयत नासाज थी और अल्लाह ने चंद रोज़ में शिफा दी। तब उन्होंने गुस्ले सेहत के दिन ये दुआ दी कि जो कोई इस क़िस्से को सुनेगा खुदा के फ़ज़ल से तंदुरुस्त रहेगा। मतलब ये हुआ कि अमीर खुसरू के पीर थे कौन? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और उनकी तबीयत नासाज थी, तो अमीर खुसरू ने अपने पीर और वो अपने मुर्शिद को ये क़िस्सा सुनाया। तो उसी वक्त जब वो अच्छे हुए तो उन्होंने ये दुआ दी कि जो कोई इस क़िस्से को सुनेगा वो भी ठीक हो जाएगा, परेशानी से दूर हो जाएगा। लेकिन अमीर जी हाफिज़ महमूद शीरानी का कहना है कि अगर ये क़िस्सा अमीर खुसरू ने लिखा होता तो किसी मुअर्रिख़ या तज़किरा निगार ने अमीर खुसरू की तसानीफ़ में इसका शुमार ज़रूर किया होता। और ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं बताया कि अमीर खुसरू ने लिखा। ये लोग यहाँ पर इसको दलील देकर इस बात को खारिज कर देते हैं। तो बहरे कैफ हमें तो इख्तलाफ जानना है कि किसने क्या बोला। बाज़ हज़रात के नज़दीक फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश अमीर अहमद खल्फ़ शाह मोहम्मद, क्या अमीर अहमद खल्फ़ शाह मोहम्मद ने तहरीर फरमाया। कुछ लोगों का मानना यह है कि अमीर अहमद खल्फ़ शाह मोहम्मद ने तहरीर फरमाया। बागो बहार की तकमील से 30 बरस पहले फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश को मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह ख़ान तहसीन, याद रखिएगा नाम, मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह ख़ान तहसीन ने 1775 में 9 तर्ज़ मुरस्सा के नाम से उर्दू में तर्जमा किया था, लेकिन इसमें फ़ारसियत का ज़्यादा गलबा था। बात समझिए, हमने ये जाना कि क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा बागो बहार है, तो गोया कि फ़ारसी किताब थी वो बागो बहार के रूप में आ गई। नहीं, उससे पहले भी साथियों मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह ख़ान तहसीन ने 1775 में इसका उर्दू तर्जमा किया था, लेकिन जो उर्दू तर्जमा उन्होंने किया था तो उसका नाम था 9 तर्ज़ मुरस्सा। क्या नाम था? 9 तर्ज़ मुरस्सा। और इस 9 तर्ज़ मुरस्सा में चूँकि फ़ारसियत बहुत ज़्यादा गालिब थी, इसीलिए फिर से इसका ट्रांसलेट कराया गया है। तो ये कुछ साथियों इख्तलाफात थे जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम चलते हैं कुछ अहम नुक्कात को जानते हैं। नुक्कात क्या है
कि दास्तान बागो बहार फ़ारसी क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा है, ये बात आप याद रखिए। दूसरा आपका स्टार पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई तमाम किताबों में से सबसे अहम किताब और मशहूर व मकबूल किताब जो है वो बागो बहार है। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी सारी किताबें लिखी गई है उसमें सबसे अहम और मकबूल जो है वो बागो बहार है। बागो बहार में दिल्ली की माशरत पेश की गई, यानी दिल्ली के माशरा को बयान किया गया है, पेश किया गया, ये बात भी आप याद रखिएगा। बागो बहार में कुल साथियों कितने किस्से हैं? कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें एक मुल्क रूम का बादशाह आज़ाद बख्त और 4 दरवेशों का किस्सा बयान किया गया। याद रखिए, जब अगर आपको ये पूछ ले कितने दरवेश का किस्सा बयान किया गया तो उस सूरत में आप बताएंगे 4, लेकिन अगर ये पूछ ले कि कुल कितने किस्से हैं, जब लफ्ज़ कुल लग जाएगा तो तब आप बताइएगा 5। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका है मुख्तसर खुलासा। मुख्तसर खुलासा क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं। मुख्तसर खुलासा है, बागो बहार दास्तान का आगाज़ कुछ यूँ होता है कि आज़ाद बख्त रूम का एक कामयाब बादशाह था। क्या नाम था साथियों? आज़ाद बख्त। कहाँ का ये बादशाह था? तो रूम का एक बादशाह था, लेकिन औलाद से महरूम होने की वजह से तख्तो ताज से किनारा कशी कर लेने का फ़ैसला करता है। कौन? आज़ाद बख्त। यानी वो कहता है कि जब हमें औलाद वगैरह है ही नहीं तो हम ये क्या करेंगे, शाही दरबार में रह के और राजगद्दी पर, वो इसको छोड़ना चाहता है। लेकिन बादशाह का एक अक्लमंद वज़ीर जिसका नाम खिरदमंद होता है, यानी इस आज़ाद बख्त का एक वज़ीर होता है जिसका नाम होता है खिरदमंद होता है। इसके मशवरे से बादशाह सलामत कुछ वक्त दरबार में भी बिताते हैं और बकिया औकात इबादत और रियाज़त में गुजारते हैं। बादशाह सलामत ने एक दिन किताब में लिखा देखा कि अगर कोई शख्स किसी बड़ी मुसीबत या लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो तो वो कब्रिस्तान जाए और हयात की बेसुबाती को ख़याल में लाए, इंशाअल्लाह अफसुर्दगी दूर होगी। हस्बे हिदायत बादशाह सलामत खुसूसी तौर पर कब्रिस्तान में क्या किया साथियों, जाने का मामूल बना लेते। जैसे आप मान लीजिए कि दुनिया से आप तंग आ जाते हैं तो आप किताबें पढ़ते हैं और किताबों में जो बातें लिखी होती है वो आपको सच लगने लगती है, आप भी वैसा करते हैं। चुनांचा बादशाह भी दुनिया से मारा हुआ था, वो भी ऐसा करने लगा और वो भी कब्रिस्तान जाने का मामूल बना लिया। एक दफ़ा रात की तारीकी में बादशाह सलामत ने वहाँ 4 दरवेशों को अपने ही ख्यालों में गर्क बैठे हुए देखा। यानी बादशाह एक बार गया था और साथियों देखा कि वहाँ पर 4 दरवेश के माने होते हैं फ़कीर, 4 दरवेश को देखा और देखा कि 4 दरवेशों की किस्सा एक ही जैसा है, 4 की कहानी एक ही जैसी है और 4 जो है ना वो अपने ही ख्याल में गर्क है। ठीक है, आज़ाद बख्त दूर से उनकी सरगुज़िश्त सुनता है, यानी बहुत दूर बादशाह सलामत बैठा था, वो इसकी बातों को सुन रहा था। इन 4 दरवेशों की कहानी तकरीबन एक जैसी थी, यानी ये 4 इश्क के मारे ही थे। इनमें से पहला दरवेश एक ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा है। किसका बेटा है? ख्वाजा अहमद का बेटा है, जिसका वतन यमन है। कहाँ है साथियों? यमन का बेटा था। देखिए याद रखिए, आपको पूछा जाता है कि पहला दरवेश कहाँ का था, तो वो मुल्क यमन का था और ये किसका था? ख्वाजा ताजिर यानी ताजिर का बेटा था। दूसरा दरवेश मुल्क फ़ारस के बादशाह का लड़का है, यानी दूसरा दरवेश जो है मुल्क फ़ारस का शहज़ादा है। बादशाह के लड़का को क्या बोलते हैं? शहज़ादा बोलते हैं। और तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा है, यानी मुल्क अजम के बादशाह का बेटा है। और चौथा दरवेश जो है वो चीन के बादशाह का बेटा है। कहाँ का है साथियों? चीन के बादशाह का बेटा है। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आगे। ये सब चीज़ें आपको बस इतना सा ही याद रखना है। इन 4 दरवेशों की कहानी अभी अंजाम को पहुंची ही थी कि आज़ाद बख्त बादशाह को ये ख़बर दी जाती है कि हुजूर वाला के घर लड़का पैदा हुआ है और इनका नाम बख्तियार रखा जाता है। यानी बख्तियार जो है ना, ये कौन है? आज़ाद बख्त का बेटा है। ठीक है, लेकिन जिन्नों के बादशाह मलिक शहपाल को ये लड़का बहुत पसंद आता है और उसके साथ अपनी बेटी रोशन अख्तर से शादी कराना चाहता है। कौन? मलिक शहपाल। मलिक शहपाल कौन था? ये जिन्नों का बादशाह था और इसकी बेटी थी जिसका नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर कौन है? तो ये मलिक शहपाल की बेटी है और इससे वो शादी कराना चाहता है अपना, किसका? बख्तियार का। जिन्नों के बादशाह मलिक शहपाल की मदद से 4 दरवेशों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, बख्तियार और रोशन अख्तर की शादी हो जाती है। साथियों, इस किस्से के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ नहीं है, बस आपको इतना सा याद रखना है कि इस किस्से के अंदर टोटल जो वाक़या है, कहानी है, वो 5 है। कितना है? 5 है और इसमें से 4 जो है वो दरवेश का है। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि साथियों, अगर आपको पूछ ले
आज़ाद बख्त कौन है? तो आज़ाद बख्त जो है ये मुल्क रूम का बादशाह है। और आज़ाद बख्त के साथ खिरदमंद का क्या रिश्ता है? तो खिरदमंद जो है वो क्या है साथियों? वज़ीर है। और फिर बख्तियार का क्या रिश्ता है? तो बख्तियार जो है वो आज़ाद बख्त का लड़का है। और फिर बख्तियार के साथ रोशन अख्तर का क्या रिश्ता है? तो रोशन अख्तर जो है वो बख्तियार की बीवी होती है। फिर अगर आपको पूछ ले कि मलिक शहपाल का क्या रिश्ता है? तो मलिक शहपाल जो है रोशन अख्तर का बाप है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। चलिए अब मरकज़ी किरदार देखते हैं। देखिए कितने अच्छे ढंग से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत ही आसान है। आज़ाद बख्त मुल्क रूम का बादशाह है जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया है। कहाँ है साथियों? कैपिटल कुस्तुनतुनिया, जिसे इस्तांबुल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। खिरदमंद बादशाह आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम है खिरदमंद। बख्तियार कौन है भाई? आज़ाद बख्त का लड़का जो माहरू के बतन से पैदा हुआ। यानी बख्तियार जो है ना, ये तो आज़ाद बख्त का लड़का, लेकिन आज़ाद बख्त की बीवी का नाम था माहरू, इसी ठीक है ना, ये यानी इसकी माँ का नाम है। मलिक शहपाल कौन है? जिन्नों का ये बादशाह है। और रोशन अख्तर कौन है? मलिक शहपाल की लड़की, जिसकी शादी मलिक शहपाल बख्तियार से कराना चाहता था। बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से हुई थी, याद रखिए, ये बात पहले ही मैंने कही। बागो बहार में पहला किस्सा पहला दरवेश का है, जो चारों दरवेशों में सबसे तवील किस्सा। अगर आपको पूछा जाए कि जो 4 दरवेश का किस्सा बागो बहार के अंदर है, इसमें सबसे लंबा किस्सा कौन सा है? तो वो पहला किस्सा है। कौन सा है? पहला किस्सा, ठीक है ना, जो कि मुल्क यमन के ताजिर के लड़का का है, ख्वाजा अहमद का, ठीक है ना। जबकि बागो बहार के बुनियादी 5 किस्सों में तिवालत के एतबार से पहले दरवेश का किस्सा दूसरे नंबर पर। अगर 5 किस्सा को इकट्ठा कर दिया जाए यानी आज़ाद बख्त का भी, तो फिर इसका स्थान दूसरे नंबर पर हो जाता है। बागो बहार में दूसरा किस्सा दूसरे दरवेश का है, और जो चारों दरवेशों के किस्से में तवालत के एतबार से दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये बागो बहार के 5 किस्सों में तीसरे नंबर पर। बात समझ में आ गई? उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है तीसरा किस्सा ख्वाजा सग परस्त का किस्सा है, जो सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त की बादशाह की है। ये बागो बहार की बुनियादी 5 किस्सों में सबसे तवील है। मतलब ये हुआ कि बागो बहार जो 5 किस्से हैं ना, तो इसके अंदर जो तीसरा किस्सा है ये सबसे बड़ा किस्सा है। लेकिन 5 किस्सों के अंदर, लेकिन 4 किस्से में जब बयान किया जाए तो तब चारों किस्सों में पहला किस्सा सबसे बड़ा होगा। चौथा किस्सा तीसरे दरवेश का है, जो चारों दरवेशों के किस्से में सबसे छोटा, बल्कि बागो बहार के 5 किस्सों में भी सबसे छोटा है। जी, ये सब पूछा जाता है आपको। 5वां किस्सा चौथे दरवेश का है। 5वां किस्सा क्या है? 5वां किस्सा चौथे दरवेश का है, जो चारों दरवेशों के किस्से में तिवालत के एतबार से तीसरे नंबर पे। नोट याद रखिए, जब ये पूछा जाए कि किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है, तो जवाब पहला दरवेश होगा, चूँकि चारों दरवेशों में सबसे पहला किस्सा पहला दरवेश का है। और जब ये पूछा जाए कि बागो बहार का कौन सा किस्सा तवील है, तब जवाब होगा तीसरा किस्सा ख्वाजा सग परस्त का। देखिए सिंपल सी बात है कि भाई चारों दरवेशों में सबसे पहला जो दरवेश का किस्सा है वो सबसे डिटेल लंबा है, सबसे तवील है, लेकिन जब 5 लगा दिया जाए तो 5 में तीसरा होगा, जो कि ख्वाजा सग परस्त का है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बागो बहार एक दास्तान है जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई, जिसको मीर अमन देहलवी ने लिखा है। मीर अमन देहलवी की जो पैदाइश है 1732 में हुई है और 1808 में उनकी वफ़ात हुई है कलकत्ता के अंदर। मीर अमन देहलवी को एक चीज़ और मैं इसमें भूल गया हूँ, याद रखिएगा, बागो बहार लिखने के एवज़ में 500 रुपये इनाम में दिया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे और साथियों मेहनत कीजिए। मैंने आपके वीडियो के बहुत सारे वीडियो के लिंक आपको दे दिया हूँ ग्रुप के अंदर, वहाँ से भी आप फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीएस ऑनलाइन का एप्लीकेशन का लिंक दिया है, उसको डाउनलोड करके आप कोर्स ले सकते हैं, ताकि आपको PDF नोट्स प्रैक्टिस सेट सब मिलता रहे। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।